हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सेमेस्टर 7 ज्योग्राफी वालों के लिए है, मेजर 16 का। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होने वाला है। पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, तो चलिए हम लोग जानते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं जो करवाऊँगी वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाऊँगी। और चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रादेशिक विकास के अध्ययन के उपागमों का विवरण दीजिए। अगर प्रादेशिक विकास की जगह पे क्षेत्रीय विकास भी रहे तो क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रीय विकास और प्रादेशिक विकास जो होता है वो एक होता है। तो चलिए जानते हैं उत्तर को। तो प्रादेशिक विकास के अध्ययन क्या है वो बताना है और उसके उपागम के बारे में बताना है। तो चलिए हम लोग उत्तर को जानते हैं। तो क्या है, प्रादेशिक विकास का अर्थ है किसी देश या राज्य के अलग अलग क्षेत्रों का संतुलित विकास करना। अक्सर देखा जाता है कि कुछ क्षेत्र बहुत विकसित हैं जबकि कुछ क्षेत्र पीछे रह जाते हैं। इसलिए भूगोल एवं योजना निर्माण में प्रादेशिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन को समझने के लिए कई उपागम अपनाए जाते हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। तो ये हमारा परिचय है। और जब भी क्षेत्रीय विकास या प्रादेशिक विकास के बारे में पहले बोलेगा तो पहले हम लोग उसके परिचय को देंगे कि प्रादेशिक विकास क्या है और हम लोग इससे क्या समझते हैं। तो प्रादेशिक विकास क्या है कि विभिन्न प्रकार के देश होते हैं, विभिन्न प्रकार के राज्य होते हैं अलग अलग, और उसका संतुलित विकास करना ही क्या कहलाता है, तो प्रादेशिक विकास कहलाता है। ठीक है, अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाते हैं और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तो उसको एक साथ संतुलित करके विकास करना ही प्रादेशिक विकास कहलाता है। आगे है, इसके निम्नलिखित उपागम है। तुम लोग सभी उपागम को एक एक करके जानेंगे। पहला है समग्र उपागम। तो इसमें क्या है, इस उपागम में किसी क्षेत्र के विकास को एक साथ कई पहलुओं से देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसको एक साथ देखा जाता है, जैसे कि आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यावरण, ये सभी को एक साथ देखा जाता है। मतलब केवल इसका जो है नीचे का जो इसमें जो था, आप इसको नीचे भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोग नीचे भी इसको, जो ये लिखा हुआ ये वाला, इसको आप लोग नीचे भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मेरा जगह नहीं बचा था, मैं बाद में इसको डाली हूँ तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, जगह नहीं बचा हुआ था, तो आप लोग नीचे भी लिख सकते हो। तो क्या है, मतलब केवल उद्योग लगाने से विकास नहीं होता बल्कि लोगों का जीवन स्तर सुधारना भी जरूरी है। इसलिए पूरे क्षेत्र को एक इकाई मानकर विकास की योजना बनाई जाती है। यानी कि पूरे क्षेत्र को एक साथ मिलाकर उसको विकास की योजना बनाई जाती है। इसमें एक साथ मिलाकर विकास की योजना बनाई जाती है। किसमें, तो समग्र उपागम में। किसमें, समग्र उपागम में। ठीक है, आगे है, दूसरा है क्षेत्रीय असमानता उपागम। तो इसमें क्या है, इस उपागम का उद्देश्य क्षेत्रों के बीच विकास के अंतर को समझना है। कुछ कुछ स्थानों पर सड़क, स्कूल, अस्पताल और रोजगार अधिक होते हैं जबकि कुछ जगहों पर इनकी कमी होती है। इस अंतर को क्षेत्रीय असमानता कहा जाता है। इस अध्ययन से सरकार यह तय करती है कि पिछड़े क्षेत्रों में विशेष योजनाएं चलाई जाए ताकि सभी क्षेत्रों का समान विकास हो सके। तो इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे भी विशेष योजनाएं चलाई जाए ताकि जो वो पिछड़े हुए हैं वहाँ पे भी उनका विकास हो सके समान प्रकार से। ठीक है, आगे है, तीसरा जो है संसाधन आधारित उपागम। तो इसमें क्या है, इस क्षेत्र के उपागम में विकास का आधार उस क्षेत्र के संसाधन होते हैं। उस क्षेत्र के जो संसाधन होते हैं वही जो होते हैं इनका आधार होता है। हर क्षेत्र में अलग अलग संसाधन मिलते हैं। हर क्षेत्र में क्या होता है, अलग अलग संसाधन मिलते हैं। कहीं पे उपजाऊ भूमि मिलती है, कहीं खनिज पदार्थ मिलता है, कहीं जंगल या जल संसाधन मिलते हैं। इन संसाधनों का सही उपयोग करके विकास किया जाता है। उदाहरण, जहाँ कोयला मिलता है वहाँ कोयला का जो उद्योग है वो विकसित किए जाते हैं। तो क्या है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग खनिज पदार्थ मिलते हैं, अलग अलग संसाधन मिलते हैं। तो उन संसाधनों का एक उचित उपयोग करना ही क्या कहलाता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो संसाधन आधारित उपागम के अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर हमारे झारखंड में कोयला है तो यहाँ पे कोयला संबंधित उद्योग विकसित किए गए हैं। ठीक है,
तो यही इसमें समझाया गया है। चौथा जो है वो है कार्यात्मक उपागम। तो कार्यात्मक उपागम में क्या है, इस उपागम में क्षेत्रों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गांव और शहर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो किस प्रकार से निर्भर रहते हैं, जैसे गांव शहर को खदान देते हैं, गांव जो है वो शहर को खदान देते हैं। खदानें जो अधिकांश पाई जाती है वो गांव में ही पाई जाती है। तो गांव जो है शहर को खदान देती है, शहर गांव को रोजगार और बाजार उपलब्ध कराते हैं, और शहर जो है वो गांव को क्या करती है, रोजगार और बाजार उपलब्ध कराती है। आगे है परिवहन और संचार व्यवस्था इन संबंधों को मजबूत बनाती है। इस प्रकार क्षेत्र एक दूसरे से जुड़कर विकास करते हैं। इस प्रकार से क्या है, गांव और शहर एक दूसरे से जुड़कर क्या करती है, तो विकास का कार्य करती है। आगे है पांचवा विकास ध्रुव उपागम। तो विकास ध्रुव उपागम क्या है, इस उपागम के अनुसार विकास हर जगह एक साथ नहीं होता। पहले कुछ प्रमुख स्थानों या शहरों में विकास होता है। इन विकसित स्थानों को विकास ध्रुव कहा जाता है। तो ये जो विकसित स्थान होते हैं, जो प्रमुख विकसित स्थान होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, तो विकास ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकास ध्रुव कहा जाता है। बाद में इनका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। तो बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि जो इनका जो विकास हुआ है वो आसपास के क्षेत्रों तक भी फैल जाता है। इसमें उदाहरण क्या है, उदाहरण किसी बड़े औद्योगिक शहर के विकसित होने से आसपास के गांव में रोजगार और व्यापार बढ़ जाता है। जैसे कि अगर कोई शहर है और वहाँ पे औद्योगिक विकास हुआ है, ठीक है, औद्योगिक विकास हुआ है, तो आसपास के जो गांव है वहाँ पे रोजगार और व्यापार बढ़ जाता है। आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे भी रोजगार उनको मिलता है और व्यापार में भी सहायता मिलता है। छठा है नियोजन उपागम। तो नियोजन उपागम में क्या है, इस उपागम में सरकार योजनाबद्ध तरीके से विकास करती है। यानी कि सरकार जो है पहले योजना बनाती है, उसके बाद कार्य को करती है। इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत विकास योजनाएं बनाना, सड़क, बिजली और शिक्षा की सुविधा देना, उद्योग एवं कृषि को बढ़ावा देना शामिल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य संतुलित और न्यायपूर्ण विकास करना है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि सभी जगहों पे संतुलित और न्यायपूर्ण विकास होता है, ठीक है, कि सभी जगह पे क्या हो कि संतुलित विकास हो और न्यायपूर्ण विकास हो, ठीक है। आगे है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या है, प्रादेशिक विकास के अध्ययन के विभिन्न उपागम हमें यह सिखाते हैं कि विकास धन या उद्योग से केवल नहीं होता, बल्कि संसाधनों का सही उपयोग, क्षेत्रों के बीच समानता और अच्छी योजना बनाना भी जरूरी है। जब इन सभी उपागम को मिलाकर काम किया जाता है तब देश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास संभव हो पाता है और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। तो ये हमारा निष्कर्ष है। निष्कर्ष रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, निष्कर्ष आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं और इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपको रटना पड़े, ठीक है, एकदम सरल सटीक शब्द में लिखा गया है। कोई ऐसा आप चाहें तो और भी जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो है आप लोग उसको देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा कि शब्द जो है वो कैसा है, ठीक है। आप लोग का ऐसा शब्द इसमें मिलेगा जो आप लोग पढ़ के खुद से लिख सकते हो, रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप लोग पॉइंट को याद कर लीजिए कि कौन कौन से उपागम है, नियोजन उपागम, संसाधन उपागम। तो ये सभी उपागम को पहले आप लोग याद कर लीजिए, उसके बाद मीन्स थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा पॉइंट वगैरह, उसके बाद आप लोग इसको खुद से लिखने के लिए कैपेबल हो जाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो एक भाई ने कमेंट भी किया था कि दीदी आप पहले के जैसा कॉपी में लिख के बताओ, तो मैं कॉपी में लिख के बता रही हूँ और कॉपी में लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ मेहनत को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।